स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। आज मैं आपके लिए फिर से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं हम सोशल साइंस का कक्षा 8वीं का अर्धवार्षिक का। और अब लास्ट पेपर बचा है आपका, और मैंने सारे सब्जेक्ट के आपको वीडियो प्रोवाइड करे हैं जिसमें मैंने अपने हाथों से क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। अगर आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब सोशल साइंस का पेपर है। पहला प्रश्न है आपका बच्चों, सन 1765 में किस गवर्नर ने मुग़ल बादशाह से बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, कि लॉर्ड रिपन ने किया था, फिर लॉर्ड मुनरो ने किया था? बताओ बच्चों किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। पहले का आंसर बच्चों रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, कि मुख्यमंत्री होता है, कि प्रधानमंत्री होता है, कि उपराष्ट्रपति होता है? तो लोकसभा से हम सांसदों को चुनते हैं, और जिस पार्टी के ज़्यादा सांसद होते हैं उस पार्टी का क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर तीसरा, इतिहास में विकास का युग किसे कहा जाता है? तो इतिहास में विकास का युग किसे कहा जाता है? प्राचीन काल को, मध्यकाल को, उपयुक्त सभी, आधुनिक काल को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक काल होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। तो विधायिका नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, मीडिया नहीं है, या फिर कार्यपालिका नहीं है? कौन नहीं है? तो बताइए, संविधान के अनुसार सरकार का अंग कौन सा नहीं है? ये सभी सरकार के अंग हैं, मीडिया सरकार का अंग नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? मीडिया होगा। राइट आंसर इसका मीडिया होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री द्वारा भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? किसने पता लगाया था? वास्को डी गामा में पता लगाया था। सबसे पहले वास्को डी गामा ने पता लगाया था। अगला है, भारत में धान चावल की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? भारत में धान चावल की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। क्या आंसर होगा? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 543 निर्वाचित होते हैं, और यही आंसर लिखना है, 543 निर्वाचित होते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आएगा 543। अगला प्रश्न है बच्चों, वे संसाधन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लोकसभा में कुल कितने सदस्य बताए मैंने अभी? 543। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वे संसाधन जिनका सीमित भंडार है वे क्या कहलाते हैं? वे संसाधन जिनका सीमित भंडार है अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। कौन से संसाधन? अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मृदा। क्या कहलाती है? मृदा। मृदा मतलब मिट्टी कहलाती है। ब्रिटिश काल में भारत में कपड़े रंगने के लिए किसकी खेती की जाती थी? नील की खेती की जाती थी। कपड़े रंगने के लिए किसकी खेती की जाती थी? नील की। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? बताइए, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है?
तो 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में भारत की जनगणना की जाती है। अगला प्रश्न था, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो संसाधन उत्तर लिखना है 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखना है प्राकृतिक संसाधन, पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, 2 संसाधन हो गए। और तीसरा संसाधन कौन सा है, मानव। इस प्रकार से 3 संसाधन होते हैं। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा खुद मानव एक संसाधन है। अगला प्रश्न है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री सन 1651 में किस नदी के किनारे स्थापित की गई थी। किस नदी के किनारे स्थापित की गई थी, हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी। चलो हो गए, 13 प्रश्न हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चौदहवां प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का जनक B.R. अम्बेडकर को, मतलब इनका पूरा नाम क्या है, भीमराव अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का उपयोग किस कार्य में होता है। यह किस कार्य में होता है, मतदान के लिए उपयोग होता है। इसका जो मशीन चुनाव में उपयोग होती है उसकी बात कर रहे हैं, मतदान के लिए लिखेंगे उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में झूमिंग खेती की जाती है। तो उत्तर लिखेंगे इसका उत्तरी पूर्वी भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में कहाँ की जाती है, उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग खेती की जाती है। चलो अगला प्रश्न क्या है, इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, इनके उत्तर मैंने लिख के रखा है। पहला प्रश्न है, अभिलेखागार से क्या आशय है। प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। ब्रिटिश काल में महाभियोग से क्या आशय था। जयमंडल किसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। कृषि की महलवाड़ी राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में। सारे उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे, इधर। ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। अभिलेखागार से क्या आशय था। अभिलेखागार ऐसे दस्तावेज या अभिलेखों का संग्रह है जिन्हें प्रमाण के रूप में या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अन्य शोध हेतु जानकारी के स्रोत के रूप में उनके मूल्य के कारण स्थायी संरक्षण के लिए चुना गया है। ये कहता है अभिलेखागार। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो प्रौद्योगिकी व्यवहारिक एवं औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह है। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला यांत्रिक प्रौद्योगिकी और दूसरा संचार प्रौद्योगिकी। ये प्रश्न नंबर 18 का उत्तर था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 था, ब्रिटिश काल में महाभियोग से क्या आशय है। जब किसी बड़े अधिकारी या प्रशासक पर विधानमंडल के समक्ष अपराध का दोषारोपण होता है तो इसे महाभियोग कहा जाता है। वारन हेस्टिंग्स गवर्नर के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, जो 1778 से 1795 तक चलाया गया। ये प्रश्न नंबर 19 का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 20
जैवमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वह पूरा क्षेत्र जिस पर समस्त प्रकार के जीवों, जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों आदि का जीवन संभव हो सकता है, जैवमंडल कहलाता है। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर था। अगला है प्रश्न नंबर 21, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है? तो धर्मनिरपेक्षता से आशय है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। प्रश्न नंबर 21 का आंसर था। प्रश्न नंबर 22 है, कृषि की महालवाड़ी राजस्व व्यवस्था को संक्षेप में लिखिए। तो महालवाड़ी राज्य व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1833 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, एमपी में लागू की गई भू राजस्व प्रणाली थी। यह है कृषि की महालवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 23, सहायक संधि की शर्तें लिखिए। तो सहायक संधि की आपको प्रश्न नंबर 23 दिखा देता हूँ। पहले तो प्रश्न देख लीजिए पहले आप। यह है प्रश्न नंबर 23, सहायक संधि की शर्तें लिखिए। 24, खाद्य फसलों में व्यावसायिक फसलों में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 25, जल की उपलब्धता क्यों कम हो रही है? जल बचाव की कोई 3 विधियाँ लिखिए। प्रश्न नंबर 26, जैविक खेती से क्या आशा है? इसकी उपयोगिता के संदर्भ में अपना मत लिखिए। सारों के आंसर ये रहे। तो यह है प्रश्न नंबर 23, सहायक संधि की शर्तें। सहायक संधि की शर्तें क्या है? भारतीय शासक को बिना कंपनी की अनुमति के किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। दूसरा, बिना स्वीकृति के अंग्रेजों के शत्रु या अन्य को अपने दरबार में आश्रय नहीं देगा। ये शर्तें थी। ये था प्रश्न नंबर 23 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या था? खाद्य फसलों में व्यावसायिक फसलों में उदाहरण सहित अंतर लिखे। थे ये उदाहरण सहित ये अंतर है, फिर उदाहरण नीचे दिया हुआ है। खाद्य फसलें ये रही और व्यावसायिक फसलें ये रही। खाद्य फसलों से तात्पर्य कृषि उत्पादों से हैं जिनका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है, जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। और व्यावसायिक फसलें किसे कहते हैं? ऐसी फसलें जो लाभ कमाने के लिए, बिक्री के लिए उगाई जाती है, वो व्यावसायिक फसलें कहलाती है। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट इनका, इन फसलों को सीधे भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है और व्यावसायिक फसलों को वाणिज्यिक फसलों के रूप में जाना जाता है। अब खाद्य फसलें कौन कौन सी? गेहूँ, चावल, मक्का, दालें। और व्यावसायिक फसलें कौन सी? गन्ना, जूट, कपास। आप गन्ना का उपयोग डायरेक्ट नहीं करते ज़्यादा, जूट का उपयोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, कपास का उपयोग डायरेक्ट नहीं कर सकते। इनसे पहले कपड़ा बनाया जाएगा तब जाके उपयोग करोगे, जूट से बोरे बनाए जाएंगे तब उपयोग करोगे, गन्ना से शक्कर या गुड़ बनाया जाएगा तब उपयोग करोगे। लेकिन गेहूँ, चावल और मक्का, दालें, इन सब का उपयोग डायरेक्ट भोजन के लिए कर सकते हैं। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 25, जल की उपलब्धता क्यों कम हो रही है? जल बचाव की कोई 3 विधियाँ लिखिए। तो देश में पानी के परंपरागत स्रोत कम वर्षा व अत्यधिक उपयोग के चलते खत्म होते जा रहे हैं। इस कारण भूजल स्तर घटते जा रहे हैं। जल बचाव की 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं? जल बचाव के लिए तालाब एवं नदियों, बावड़ियों का जल संरक्षित करके उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ कर पुनः उपयोग में लाया जाना चाहिए। और दैनिक जीवन में हमें जो पानी का अति उपयोग करते हैं उसमें थोड़ा कमी लाना चाहिए। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 का उत्तर ये रहा, जैविक खेती से क्या आशय है? इसके उपयोगिता के संबंध में अपना मत लिखिए। तो जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशक के स्थान पर जीवांश खाद, पोषक तत्वों, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद आदि का उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है एवं फसलों को भारी मात्रा में उत्पादन होता है। इस प्रकार से आपके पूरे प्रश्न नंबर 26 तक के उत्तर कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि मैंने सारे उत्तर अपने खुद से जमाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देवें। मैं आपका आभारी रहूँगा।